अभी आप स्टार्ट करा दें। चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को ना पहले तो पिट्यूटरी का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर हमारे पास ट्रोपिक हार्मोन होते हैं और डायरेक्ट इफेक्टर हार्मोन होते हैं। जितने भी हमारे पास डायरेक्ट इफेक्टर हार्मोन होते हैं, जिसमें हार्मोन प्रोलैक्टिन था, मैंने कल आपको पढ़ा। मुझे दूसरे जो है नहीं होता एक्सेप्ट फॉर दैट कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाके एक्टिवेट करते हैं और फिर वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट होने के बाद जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उनका बेसिकली इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, यानी वो बेसिकली फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो जो जितने भी आपके ट्रॉपिक हार्मोन्स है वो इंडिविजुअली, जैसे फॉर एग्जांपल टीएसएच है तो उसके लिए थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन का एक अलग से चैप्टर है। फिर इसी तरह आपके पास एलएसएफएसएच के लिए गिनेडोट्रोफिन्स का एक अलग से चैप्टर है, और एसीटीएच भी आपका जो किडनी के किडनी ग्लैंड्स के हार्मोन्स है उनका एक अलग से टॉपिक है। तो डायरेक्ट इफेक्टर्स मैंने आपको पढ़ा दी, जीएच और एलएच। और अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे आगे फर्दर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बाकी के जो ये ट्रोपिक हार्मोन्स है ना, इनका क्योंकि बेसिकली फंक्शन क्या है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना, और फिर उनमें से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो एक्शन करते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो फिर हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। चलो, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाने लगी हूँ जो आपकी बुक में है, हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होता है, इसकी थोड़ी सी डिटेल, और उसके बाद आपको बढ़ाऊंगी मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी मैंने वही बता दिया। ट्रोपिक और डायरेक्ट इफेक्टर्स, डायरेक्ट इफेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, और ट्रोपिक हार्मोन्स हम इंडिविजुअली हर चैप्टर के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है कि हमारे पास या हाइपोथैलेमस के अंदर इन दोनों में से किसी का फेलियर हो जाना, जिसकी वजह से कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है जो एक्ट कर रहा होता है, वो हमारे पास रिजल्ट करता है लॉस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन, जिसको हम कहते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक हो गया। अगर तो कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का तो उसको कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है। और अगर आपके पास सिंगल किसी हार्मोन का डिफेक्ट है, किसी सिंगल पिट्यूटरी हार्मोन का लॉस है फंक्शन का, उसको कहते हैं मोनोट्रोपिक हार्मोन डेफिशिएंसी। ठीक हो गया। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो लॉस ऑफ ट्रोपिक हार्मोन है, जिसमें एसीटीए, टीएसएच, एफएसएच और एलएचएस, इज रिफ्लेक्टेड इन द फंक्शन लॉस ऑफ अफेक्टेड एंडोक्राइन ग्लैंड। ज्यादा हमारे पास जो इमर्जेंट या नजर आने वाला जो डिफेक्ट होता है ना, वो हमेशा हमारे पास ट्रोपिक हार्मोन्स के लॉस का होता है, इनमें से एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच, एलएच। क्यों? क्योंकि जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इन्होंने अपने एंडोक्राइन ग्लैंड पैक करना होता है, और उस एंडोक्राइन ग्लैंड ने आगे फर्दर हार्मोन की प्रोडक्शन करनी होती है। तो जब इनमें कोई लॉस ऑफ फंक्शन आता है ना, या इनका कोई इनमें से कोई हार्मोन का लॉस होता है, वो ज्यादा अपेरेंट होता है। क्यों? क्योंकि फर्ज करो, मैं एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल टीएसएच जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है, उसका डिफेक्ट है तो आपकी बॉडी के अंदर मेजर डिफेक्ट है। क्यों? क्योंकि टीएसएच नहीं रिलीज हुआ, तो नेचुरली आपके पास थायराइड ग्लैंड पे टीएसएच एक्ट नहीं किया, फिर थायराइड हार्मोन नहीं रिलीज हुआ, वही आपका फ्री थायरोक्सिन T3 T4। अगर वो रिलीज नहीं होगा तो बॉडी में तो मेजर इफेक्ट आएगा। समझ आइए मेरी बात। तो हमारे पास जब ये ट्रोपिक हार्मोन्स एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच, इनके हमारे पास लॉस होता है, तो हमारे पास वो एंडोक्राइन ग्लैंड पे शो होता है, जिस जो उनका टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड है। फॉर एग्जांपल टीएसएच अगर नहीं रिलीज होएगा तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड का डिफेक्ट आ जाएगा, थायराइड ग्लैंड अपना T4 T3 रिलीज नहीं कर पाएगा। हाउएवर जो हमारे पास जो अफेक्टर डायरेक्ट अफेक्टर हार्मोन, उनका लॉस इतना पेरेंट नहीं होता, प्रोग्रेसिव होता है, पेरेंट नहीं होता। इनका इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, फर्स्ट करो, अगर टीएसएच रिलीज नहीं हो रहा तो नेचुरली आपके पास हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया पेशेंट के अंदर, टू T3 T4 रिलीज नहीं कर रहा। तो उस पेशेंट्स में कितने मेजर मेजर उसका बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, एकदम से अपेरेंट चेंजेस शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हाइपोपिट्यूटरिज्म के कॉजेज होते क्या है? आप लोगों की बुक में ना एक जो टेबल बना हुआ है जिसमें उन्होंने कॉजेज कोड लिखा हुआ है, इसके अलावा ना आपकी बुक के अंदर एक दो पैराग्राफ्स हैं जिनमें इन कॉजेज को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि बिल्कुल वो मुश्किल नहीं है, वो कोई भी बच्चा पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कॉज क्या है। पिट्यूटरी ट्यूमर्स, या फिर जो पिट्यूटरी ट्यूमर्स के लिए आप लोग ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हो, वो आपके पास हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉज कर सकता है, यानी लॉस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन।
इसके अलावा पैरा पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक ट्यूमर, इन दोनों में से कोई ट्यूमर है, ट्रॉमा, फॉर एग्जांपल आपने पिट्यूटरी से रिलेटेड कुछ सर्जरी करानी है, उसके दौरान आपको कोई ट्रॉमा आ गया है, तो वो आपके पास लॉस ऑफ फंक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी का कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है तो आप उसके लिए अक्सर रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी कराते हो, उसकी वजह से भी लॉस ऑफ पिट्यूटरी फंक्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा इन्फार्क्शन, यानी आपके पास ब्लड लॉस हो गया है पिट्यूटरी तक आने वाला, इसके अलावा फेमिलियल यानी कि आपके पास जेनेटिक कॉज है या इडियोपैथिक, ठीक है, तो विदाउट कोई रीजन आपके पास लॉस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन हो गया, ये कुछ कॉजेज हैं। और इसकी जो डिटेल है ना वो अब हमारे पास है कि यहाँ पे आपके तुमने लेबोरेटरी डायग्नोसिस हाइपोपिट्यूटिज्म का नाम दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली ना इसको थोड़ा सा ना समझने वाले, तो बच्चे ना जरा गौर से सुनना जो मैं कहने वाली हूँ, ठीक है। उसने कहा मैं आपको पहले पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसका मतलब बताती हूँ। In contrast to primary failure of endocrine gland that is accompanied by dramatic increase in circulating levels of corresponding pituitary tropic hormones, secondary failure hypopituitarism is associated with low levels of tropic hormones. इसका क्या मतलब हो? उसने कहा कि अगर हमारे पास जो टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका कोई डिफेक्ट आता है ना, टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, मैं एग्जांपल वही टीएसएच वाली ले रही हूँ। टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है हमारे पास, थायराइड ग्लैंड। अगर हमारे पास थायराइड ग्लैंड का फेलियर होता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी फेलियर। और जब थायराइड ग्लैंड का फेलियर होगा तो जो ट्रोपिक हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है उसकी बॉडी के अंदर एक्सेस होएगी। क्या मतलब है इस बात का, फेलियर हुआ थायराइड ग्लैंड का, यानी थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। आपके पास आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में से टीएसएच रिलीज हो रहा है, लेकिन थायराइड ग्लैंड पे अगर वो लग भी रहा है तो थायराइड ग्लैंड पे फेल हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा। अब क्या होएगा कि बॉडी के अंदर टीएसएच के लेवल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके ब्रेन के एंटीरियर पिट्यूटरी को ये नहीं पता कि थायराइड ग्लैंड फेल हो गया, उसको समझ आ रही है थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है टीएसएच रिलीज करी जाना है, करी जाना है, करी जाना है। तो इन केस ऑफ प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड फेलियर, यानी अगर थायराइड ग्लैंड फेल हो जाता है तो आपके अंदर जो ट्रॉपिक हार्मोन है ना, ऐसे टीएसएच, उसकी तादाद बॉडी के अंदर रेज्ड हो जाएगी। However, अगर सेकेंडरी फेलियर हुआ, सेकेंडरी फेलियर है हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई इशू आया है, सेकेंडरी फेलियर हुआ, तब के केसेस में ट्रॉपिक हार्मोन डिक्रीज होगा बॉडी में, लो लेवल्स पे होगा। फॉर एग्जांपल आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई डिफेक्ट आया है तो टीएसएच या तो बहुत थोड़ा रिलीज हो रहा है या रिलीज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, उस केस में थायराइड ग्लैंड तो नॉर्मल है लेकिन टीएसएच के लेवल बॉडी में लो है। ठीक हो गया, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। इन केस ऑफ प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड फेलियर, प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड फेलियर क्या होता है कि जो टारगेट ग्लैंड है आपका, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, वो ही फेल कर गया है, उस केस में आपकी बॉडी के अंदर ट्रॉपिक हार्मोन के लेवल्स बढ़े हुए होंगे, टीएसएच के लेवल्स बढ़े होंगे, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी को नहीं पता कि थायराइड ग्लैंड फेल है, उसको बस ये सिग्नल जा रहा है कि बॉडी में टीएसएच, ब्लड में थायरॉक्सिन नहीं है। वो क्या करेगा, टीएसएच रिलीज करी जाएगा जो बॉडी में बढ़ता जाएगा, लेकिन क्योंकि थायराइड ग्लैंड की फेलियर होगी आपको हाइपोथायरॉइडिज्म ही रहेगा with elevated levels of TSH. That is known as the primary endocrine gland failure. In case of आपी secondary, जी 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 जी, आपी आप काइंडली शुरू से बता देंगी स्टार्ट से, क्योंकि मेरा नेट का इशू था और आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा मेरी बात सुन, मुझे भी कंटिन्यू करने दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, और मैं भी जो है रिकॉर्ड भी कर रही है तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेना। इस तरह ना फिर वो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं एकदम से पीछे चली जाऊंगी, तो मैं ठीक है। ये भी ब्रेक नहीं लगा सकती। तो अगर हमारे पास सेकेंडरी फेलियर है ना, हाइपोपिट्यूटिज्म जिसे हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्रोपिक हार्मोन है ना, जो हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उसमें कोई फेलियर आ गया, ठीक है, थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है, उसमें फेलियर नहीं है, तो इसमें डिफरेंस किस तरह है। तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म हम किस तरीके से करेंगे, अगर हमने इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है कि प्राइमरी हार्मोन डेफिशिएंसी है, सेकेंडरी हार्मोन डेफिशिएंसी है, उसके लिए हमने ट्रोपिक और टारगेट हार्मोन्स दोनों मेजर करने हैं, यानी आप टीएसएच भी करोगे और T4 और थायरॉक्सिन मतलब T3 T4 भी करोगे, ठीक है। टीएसएच आप इसलिए करोगे अगर टीएसएच एलिवेटेड आता है, इसका मतलब है कि हमारे पास टीएसएच एलिवेटेड है और थायराइड ग्लैंड का T3 T4 लो है, इसका मतलब है कि प्राइमरी एंडोक्राइन फेलियर है। लेकिन अगर टीएसएच लो है और थायरॉक्सिन लेवल्स नॉर्मल है, या नॉर्मल ऑब्वियसली वो नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास टीएसएच ही नहीं मिल रहा उनको, ठीक है, तो टीएसएच भी लो है, आपका टारगेट और हार्मोन भी लो है, तो मोस्ट लाइकली क्या है कि हमारे पास हाइपोपिट्यूटरिज्म है। समझ आइए, अगर यहाँ पे किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। इसकी एग्जांपल है जी,
इन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, प्राइमरी वाले में levels of thyroxine are low and TSH levels make C200. देखो थायरोक्सिन लेवल लो, ठीक है, क्योंकि टारगेट ग्लैंड का इशू है, और TSH एक्सेसिवली रेज्ड है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ पिट्यूटरी फेलियर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपका पास पिट्यूटरी फेल हो गया है हाइपोथायरॉयडिज्म केस में, TSH levels are inappropriately low, TSH levels लो होंगे और टारगेट टिश्यू के लेवल, टारगेट और अच्छा, ठीक हो गया। अब मैं आपको रिपीट कर देती हूँ पीछे से जिस बच्चे ने मेरे से पूछा था। मैं पढ़ा रही थी हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के फंक्शन का लॉस या फेलियर, जिसकी वजह से हमारे पास लॉस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन। जब एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन का लॉस होता है तो उसको कहते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। कंप्लीट लॉस होगा तो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, और अगर सिंगल हार्मोन का लॉस होगा तो मोनोट्रोपिक हार्मोन डेफिशिएंसी। फिर मैंने आपको बताया कि जब ट्रोपिक हार्मोन्स का लॉस होता है, फॉर एग्जांपल एसीटीआई, टीएसएच, एलएच, एफएच, वो हमारे पास टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड पे शो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास टीएसएच नहीं रिलीज हुआ तो वो थायराइड ग्लैंड पे भी एक्ट नहीं करेगा, और आगे से हमारे पास थायरोक्सिन भी लो प्रोड्यूस होगी या होएगी ही नहीं। डिपेंड करता है कि कंप्लीट लॉस है या फिर मोनोट्रोपिक हार्मोन डिफिशिएंसी है। फिर मैंने बताया कि कॉजेज ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म बुक में डिटेल में लिखे हुए, मैंने टेबल से आप लोगों को बता दिए। पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो गए या ट्रीटमेंट पिट्यूटरी ट्यूमर्स की। इसके अलावा पैरापिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स, कोई उन ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए, कोई सर्जरी की वजह से होने वाला ट्रॉमा, उनको ट्रीट करने के लिए, ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी या इन्फेक्शन की वजह से लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, इन्फेक्शन की वजह से इनफिल्ट्रेटिव डिजीज, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, कोई जेनेटिक डिजीज या इडियोपैथिक कॉज होगा हाइपोपिट्यूटरिज्म का। इनके हर हर एक की डिटेल आपकी बुक में लिखी गई इसी टॉपिक के अंडर, तो आप लोग वहां से पढ़ लेना। मैंने इसलिए नहीं यहाँ पे बताया क्योंकि इतना आसान था, मैंने कहा बच्चे खुद ही कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाओ जी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की तरफ। ठीक हो गया। अब मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि मैंने एंटीरियर पिट्यूटरी के बाकी हार्मोन्स को नहीं पढ़ाया, सिर्फ डायरेक्ट इफेक्टर्स पढ़ाए। डायरेक्ट इफेक्टर्स इसलिए पढ़ाए क्योंकि वो डायरेक्ट डायरेक्ट एक्ट कर रहे थे और रिजल्ट्स दे रहे थे। जो ट्रॉपिक हार्मोन्स है वो इनडायरेक्ट एक्ट करते हैं, वो पहले एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड आगे से कोई हार्मोन रिलीज करता है। तो फिर ऐसे केस में हर हर एंडोक्राइन ग्लैंड का एक अलग चैप्टर है। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड का अलग है, गोनेड्स का अलग है, और आपके एड्रीनल ग्लैंड का अलग है। तो वो मैं आपको साथ साथ पढ़ाती जाऊंगी। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की तरफ आ गए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी मैंने आपको बताया कि आपके पिट्यूटरी का एक पार्ट होता है। मैंने कहा था पिट्यूटरी तीन लोग में डिवाइडेड है, जिसमें आपका एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो ताकि मैं आगे बढ़ाऊँ। ठीक हो गया। आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी और सामने स्लाइड्स भी खोल दो। शो नहीं हो रही स्लाइड्स? हाँ हाँ, मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने आगे गई। हो गई हो गई। ठीक है। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रही थी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। मैंने आपको कहा था कि आपके पिट्यूटरी के तीन पार्ट्स होते हैं, एंड का बेसिकली स्टोरेज रीजन होती है फॉर जैसे ADH या AVP भी कहते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन की सदस्य होती है हाइपोथैलेमस में, और फिर ये मूव करके आते हैं पिट्यूटरी के अंदर। वो भी लिखी है। ऐसा होता है कि हमारे पास सही से प्रॉपरली बेबी की बर्थ नहीं हो पा रही होती, या फीमेल लेबर में प्रॉपरली नहीं जा रही होती, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पिटोकिन जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन का एक वही सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है, यानी खुद का बनाया हुआ ऑक्सीटोसिन है, वो उस फीमेल को देते हैं ताकि लेबर इंड्यूस हो सके। मैं भी नीचे करूँ। अच्छा,
इसके अलावा ऑक्सीटोसिन को हम लोग बेसिकली एक एमसीक्यू आ सकता है, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे पास मेजर रोल प्ले करता है इन ह्यूमन बिहेवियर, सेक्सुअल अराउजल, रिकग्निशन, ट्रस्ट, रोमांटिक अटैचमेंट। इसका काम क्या होता है कि हमारे पास ना मसल्स को, यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो बेबी है वो इजीली मूव आउट कर सके नीचे। इसके अलावा हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी प्रोड्यूस करता है जो हमारे पास यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीटोसिन इटसेल्फ भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी प्रोड्यूस करता है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो हार्मोन है वो है ये ऑक्सीटोसिन का, छोटा सा ही आपकी बुक में लिखा है, मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया, वहां तो 3 लाइन लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास है वैसोप्रेसिन, या जिसको एडीएच कहते हैं। आप लोगों को मैंने अभी मैं आप लोगों को इस इधर जाने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि एडीएच आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि उसका बेसिक काम क्या होता है। उसका काम बेसिकली हमारे पास रीनल वाटर रेगुलेशन होता है इन केस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी और लो ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। जब बॉडी के अंदर हाई ऑस्मोलैरिटी होती है यानी सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाता है, तो आपकी बॉडी एडीएच को रिलीज करती है, जो कि एक्ट करता है आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर और आपके पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कॉज कराता है, जिसकी वजह से आपकी ऑस्मोलैरिटी वापस मेंटेन की जाती है। सेकेंडली, जब लो ब्लड वॉल्यूम होता है तब भी ये एक्टिवेट हो जाता है और हमारे पास ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कॉज कराता है। इसके अलावा भी 2-3 इसके फंक्शंस हैं, वो मैं आपको इधर बताती हूँ, ठीक है। मेजर एक्शन इज टू रेगुलेट रीनल फ्री वाटर एक्सक्रीशन एंड देयरफॉर एज अ सेंट्रल लोनल वाटर बैलेंस। अच्छा, रीनल फ्री वाटर एक्सक्रीशन का क्या, ये ना लफ्ज आपके इस चैप्टर इस पैराग्राफ में बहुत दफा आया हुआ है, मैंने बस एक दफा लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब बता देती हूँ। जो बेसिकली हमारे पास किडनी में या यूरिन के तौर पर पानी निकल रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं रीनल फ्री वाटर, यानी वो पानी है जो अब आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, और आपकी बॉडी फ्री वाटर है, आपकी बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट करिए एज यूरिन। तो ये बेसिकली क्या करता है, रेगुलेट करता है उस रीनल फ्री वाटर को और सेंट्रल रोल प्ले करता है वाटर बैलेंस में। हमारे पास जो वेसोप्रेसिन के रिसेप्टर्स है ना, वो V2 रिसेप्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, वेसोप्रेसिन के ना 2 रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी में, V1 और V2। जो वाटर रेगुलेशन को कंट्रोल या मेंटेन करे वो V2 रिसेप्टर्स है। ये बेसिकली हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स में, वो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स उनमें कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। लेकिन हमारे पास जो मेजर इनका काम जो एक्शन होता है वो हमारे पास होता है कलेक्टिंग डक्ट्स पे, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है ना, वहां पे बेसिकली काम होता है। अब होता क्या है कि ना, ये जो V2 के रिसेप्टर्स होते हैं ना, जब इनके ऊपर आके हमारे पास वेसोप्रेसिन लगता है, इन V2 रिसेप्टर्स के ऊपर वेसोप्रेसिन जब लगता है, तो ये क्या करते हैं कि हमारे पास एक एक्वापोरिन है, एक वाटर चैनल प्रोटीन है, उसको आपके ना ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं ताकि वाटर मूव कर सके। मैं भी थोड़ा सा नीचे करो, मैं इनको दिखाऊं जरा डायग्राम, थोड़ा सा नीचे करो। हाँ बच्चों देखो, ये V2 रिसेप्टर्स है, ये बोले, ठीक है। ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये बीच की ट्यूब है, बीच ऊपर भी मेम्ब्रेन है, नीचे भी मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। अब ये आपका ऊपर वेसोप्रेसिन है, ये गोले से जो है ये आके आपके लगे, 1 मिनट मेरे पास ना, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये 1 मिनट, ये ये देखो, ये आपका वेसोप्रेसिन है, ठीक है, ये आके आपके V2 के रिसेप्टर के ऊपर लगा, ठीक हो गया। जब ये आपके V2 के रिसेप्टर पे लगता है ना, तो उसी टाइम इसकी वजह से ये एक एक्वापोरिन आपकी वाटर चैनल प्रोटीन होती है, ये ये आपकी मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाती है और इसके थ्रू पानी जो है वो मूव करता है, यूं यूं मूव करता है पानी, ठीक हो गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। इस एक्वापोरिन, वैसे ये एक्वापोरिन जो है नॉन फंक्शनल होती है जब तक आपके पास वेसोप्रेसिन अटैच नहीं होता। जैसे ही वेसोप्रेसिन आपके V2 के रिसेप्टर्स पे अटैच होता है, एक्वापोरिन चैनल्स खुल जाते हैं, ठीक है। इसको एक्वापोरिन 2 कहते हैं, ये वाटर प्रोटीन चैनल है, ये खुल जाएगा और इसके थ्रू वाटर की मूवमेंट होगी इस तरह से बेसिकली, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली आपको बताया ना, मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होती है वाटर को कलेक्टिंग डक्ट्स की, लेकिन जैसे ही आपको एडीएच या वेसोप्रेसिन एक्ट करना है, हमारे पास परमिएबिलिटी बढ़ जाती है विया एक्वापोरिन 2 और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो वेसोप्रेसिन है ना, इट इज आल्सो अ पोटेंट प्रेशर एजेंट एंड अफेक्ट्स ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, अब इसकी डिटेल इतनी नहीं पढ़ो, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वेसोप्रेसिन हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग में भी काम करता है। किस तरह से, ये हमारे पास हेपाटोसाइट्स में से फैक्टर 7 को रिलीज कराता है। इसके अलावा वॉन विली ब्रांड फैक्टर के रिलीज, एंडोथेलियम में से वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स के रिलीज में हेल्प करता है। और इसमें जो रिसेप्टर इस्तेमाल होता है वो V1 होता है। V1 रिसेप्टर आपके पास मौजूद होता है जिनके ऊपर आगे वेसोप्रेसिन या एडीएच अटैच होता है, जिसकी वजह से आपके हेपाटोसाइट्स जो होते हैं उनमें से फैक्टर 7 रिलीज होता है और एंडोथेलियम में से आपके पास रिलीज होता है वॉन विली ब्रांड फैक्टर। ये भी वेसोप्रेसिन का काम है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग एंड रिलीज बेसिकली क्या, किस तरीके से आप ये रिपीट प्रोडक्शन कर दे, होती है। जी जी, किसी ने कुछ बोला। ये क्लॉटिंग वाला रिपीट कर दें। अच्छा, ये जो हमारे पास वेसोप्रेसिन होता है ना, ये हमारे पास इसका काम जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास ना
प्रेशर एजेंट भी तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। ठीक हो गया, क्लॉटिंग की प्रमोशन करता है, क्लॉटिंग कॉज करता है। किस तरीके से? हमारे पास ये रिलीज करता है फैक्टर 7 हेपेटोसाइट्स में से, लिवर के जो सेल्स होते हैं उनमें से फैक्टर 7 रिलीज करता है। आप लोग हेपेटोलॉजी में पढ़ के आए होंगे कि जो फैक्टर 7 क्या होता है। इसके अलावा बॉन मिलीब्रेंट फैक्टर को रिलीज कराता है एंडोथेलियम में से, ठीक है। और इसके रिसेप्टर है V1, यहाँ पे V1 रिसेप्टर के थ्रू ये काम करा रहा होता है। बस इतना था याद करो, और ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है इसकी। अब वर्किंग एंड रिलीज, ठीक है जी। अब क्या होता है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस आपके होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स, ठीक हो गया। और आपके जो वेसल्स होती हैं और आपके जो एओर्टा होती है, आर्टरीज होती है, उनके अंदर होते हैं वैस्कुलर बैरोरिसेप्टर। सो हमारे पास हाइपोथैलेमिक ऑस्मोरिसेप्टर्स एंड वैस्कुलर बैरोरिसेप्टर, जो ब्लड प्रेशर, जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो वाटर के वॉल्यूम को, और वैस्कुलर बैरोरिसेप्टर्स ब्लड के वॉल्यूम को, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाइपोथैलेमिक ऑस्मोरिसेप्टर बेसिकली ऑस्मोलैलिटी को देखते हैं, ऑस्मोलैलिटी ज्यादा या कम है उसको सेंस करते हैं। जो वैस्कुलर बैरोरिसेप्टर्स हैं वो ब्लड के वॉल्यूम को सेंस करते हैं। रेगुलेट रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है जी। जब हाइपोथैलेमस के जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं, जब वो ऑस्मोलैलिटी ऊपर नीचे, जाहिर सी बात है जब ऑस्मोलैलिटी हाई होगी ना, तो हमारे पास जो हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास डिटेक्ट करेंगे हाई ऑस्मोलैलिटी को। सिमिलरली आपका ब्लड प्रेशर जब ड्रॉप होगा तो आपके आयोटा के अंदर मौजूद वैस्कुलर बैरोरिसेप्टर्स ब्लड वॉल्यूम को सेंस करेंगे। एज अ रिजल्ट वेसोप्रेसिन रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से। Osmoreceptors are extremely sensitive to even small changes in plasma osmolality. ये जो osmoreceptors extremely sensitive होते हैं प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को। जैसे 1 या 2% भी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है ना, इमीडिएटली एडीएच को रिलीज करते हैं। एडीएच ने क्या करना है, वेसोप्रेसिन ने फौरन जाके आपके कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर जो V2 रिसेप्टर है उस पे जाके अटैच होना है। वहां पे एक्वापोरिन 2 जो है वो आपके जो मेम्ब्रेन के ल्यूमेन है उसके अंदर इंसर्ट होगी, और फिर हमारे पास वो अलाउ करेगी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को। सिमिलरली जो बैरोरिसेप्टर्स है, अच्छा, एज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस वेसोप्रेसिन सिक्रीशन इंक्रीजेस, ठीक है। एज अ रिजल्ट वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द सर्कुलेशन, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी डिक्रीजेस एंड रिटर्न टू होमियोस्टेसिस, ठीक हो गया। हमारे पास जैसे ही प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है उतना ही हमारे पास वेसोप्रेसिन भी बढ़ता है, इस सिक्रीशन उसकी। इसके रिजल्ट में क्या होता है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है आपके ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट से। एज अ रिजल्ट आपकी ऑस्मोलैरिटी नॉर्मलाइज हो जाएगी और होमियोस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा। सिमिलरली जो आपके वैस्कुलर बैरोरिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में, आयोटिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरीज में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनिशिएट करते हैं वैसोप्रेसिन रिलीज इन रिस्पांस टू फॉल इन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर। ये आपके आयोटा के अंदर, मतलब हार्ट के अंदर भी होते हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ये आयोटिक आर्च में होते हैं और कैरोटिड आर्टरीज में होते हैं। ये जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर को या ब्लड वॉल्यूम में। जैसे ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आएगा ये इनको डिटेक्ट करेंगे। इमीडिएटली आपके हाइपोथैलेमस सॉरी आपके एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से रिलीज होगा वेसोप्रेसिन, और ये जाके हमारे पास ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम को वापस रेज करेगा। तकरीबन 5 से 10% फॉल इन सर्कुलेटिंग ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल ह्यूमंस विल ट्रिगर वेसोप्रेसिन रिलीज। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में हमारे पास 5 या 10% भी ड्रॉप आएगा तो हमारे पास वेसोप्रेसिन रिलीज हो जाएगा। इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास उन्होंने डायबिटीज इंसिपिडिस वही सारा एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं आप लोगों को पहले वाटर रेगुलेशन में डायबिटीज इंसिपिडिस पढ़ा चुकी हूँ। सेम टू सेम वही बातें। तो जिसने अगर डायबिटीज इंसिपिडिस इस वाले चैप्टर में देखना है तो वापस वो नोट्स में देख ले। अब कोई सवाल है तो पूछो। यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट इफेक्टिव और नॉर्मल पिट्यूटरी फंक्शन हो गया है। अब इंडिविजुअल हार्मोन्स है और ट्रोपिक हार्मोन्स और उनके इंडिविजुअल एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं। अब मुझे कोई बच्चा बताए कोई सवाल है तो। आराम से सोच लो कोई सवाल है तो। शुमाइला बोलो कोई इशू है? शुमाइला बेटी, शफाकता बेटी, किसी बेटी को कोई मसला? फिरोजा बताओ कुछ ना समझ आया हो? मुश्ताका, रजिया। शबाना, मलाइका, सबको आ गई है समझ? शफाकता को भी आ गई है? अच्छा, इस टॉपिक में, बल्कि इस टॉपिक में क्या, हॉर्मोन्स वाले जितने भी टॉपिक है ना, सब में डॉक्टर शाजिया जो है आप लोगों को बड़ा घुमाएंगी जब वो वाइवा की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के ना सेशंस रखेंगी। ये इन्होंने लास्ट वो ईयर तो से रहने काम दो, कर सही लिया जवाब दोगी तभी वो कहती है कि गलत है तुम उधर से। और वो यही ये हॉर्मोन्स हाँ, ये वाले हार्मोन्स में तो बहुत रगड़ती है वो। और खासतौर पे स्पेसिफिक एडीएच में। मुझे याद पता हमारी क्लास में एक बच्चे को ना एडीएच में उन्होंने बहुत तंग किया था। रोता हुआ बाहर आया था वो।
और ये प्राइमरी डिफेक्ट, सेकेंडरी डिफेक्ट और टर्शियरी डिफेक्ट इस पे बहुत ज्यादा घुमाती हैं और इनकी डायग्नोसिस पे। आपने नहीं घूमना, आपने उनको घुमा देना। कोई सवाल है तो मैं भागूं? शफाकता बेटा बोलो। मुश्ताका, सकीना, किसी को कोई सवाल नहीं है? अब रिजवाना? मुझे लगता है सब आता है इनको। बहुत आता है, वो एक्स्ट्रा आ गया मेरा ख्याल है। चलो ठीक है, फिर मैं तो जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बच्चों मैं मीटिंग एंड करने लगी हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज मीटिंग एंड करने लगी हूँ।